जापान अपने आप में एक यूनिक कंट्री है। फैसिनेटिंग कल्चर और सोशल पैटर्न का एक एग्जाम्पल सेट करता है जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं देखा जा सकता। इसके अलावा भले ही जापान अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में सबसे अधिक सोशली एंड टेक्निकली एडवांस है, लेकिन इसके अलावा ये अपने इंडिविजुअल कल्चर एंड रूल्स के लिए भी काफी पॉपुलर है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जापान के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड इन्वेंशंस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जापान के सुमो रेसलर्स काफी फेमस है, राइट? लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सुमो रेसलर्स के अलावा देश में शायद ही कोई मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति होगा। हालांकि जापानीज फूड काफी वेल बैलेंस होता है, लेकिन ये मोटापे की लो रेट का ओनली रीजन नहीं है। रिपोर्टेडली 2008 मेटाबो लॉ के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट हर एक व्यक्ति की कमर को मोनेटाइज करते हैं जो 40 साल के हो जाते हैं, और 40 से 74 इयर्स के बीच वाले जापानीज को हर साल अपनी कमर का मेजरमेंट करना होता है। जापानीज के अकॉर्डिंग क्लीनिंग इज अ वे ऑफ लाइफ। रोड्स, पार्क्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट को काफी खूबसूरती से मेंटेन किया जाता है। यू गाइज आर नॉट बिलीव इट, बट जापान में नाले इतने साफ होते हैं कि यहाँ पर मछलियाँ रहती है। जस्ट इमेजिन, नाले में मछलियाँ। जापान में पब्लिक प्लेसेस पर यानी रोड्स, पार्क्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर डस्टबिन कम होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग अपना कचरा अपने साथ ले जाते हैं और घर के डस्टबिन में फेंकते हैं, जो कंट्री को क्लीन रखने में कंट्रीब्यूट करता है। देश के कल्चर एंड मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण जापान इज द क्लीनेस्ट कंट्री इन एशिया। आई होप हम में से ज्यादातर लोगों ने डोरेमोन तो देखा ही होगा। तो डोरेमोन में नोबिता जो कॉमिक बुक्स पढ़ता रहता है, उसमें जो ड्राइंग्स होती है उसे एनिम कहते हैं, या एनिमे भी कह सकते हैं, यानी एनिमेटेड कैरेक्टर्स। सो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एनिमे जो मांगा का एक एनिमेटेड रूप है, जिसे जापानीज गवर्नमेंट द्वारा एक प्रोपेगेंडा टूल्स के रूप में एम्प्लॉयड किया गया था। इस मीडियम का यूज मैसेजेस फैलाने, मनोबल बढ़ाने और जनता के बीच राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ाने के लिए किया जाता था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान को रिकंस्ट्रक्शन दौर का सामना करना पड़ा था। युद्ध की तबाही ने कल्चरल रिकवरी और रिन्यू नेशनल आइडेंटिटी की आवश्यकताओं को प्रेरित किया। युद्ध के बाद एनिमे रिबॉर्न, होप एंड रीबिल्डिंग जैसे सब्जेक्ट पर कंसंट्रेट किया। बाद में 1960 की शुरुआत में ओसामू तेजुका, जिन्हें अक्सर गॉड ऑफ मांगा कहा जाता है, उन्होंने एस्ट्रो बॉय को क्रिएट किया, जो फर्स्ट एनिमेटेड टेलीविजन सीरीज में से एक थी। एस्ट्रो बॉय ने वॉर टाइम प्रोपेगेंडा से हटकर एडवेंचर, फ्रेंडशिप और सोसाइटी की भलाई के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कैपेसिटी को बताया। नाकीजुमो फेस्टिवल जापान के सबसे मजेदार फैक्ट्स में से एक है। नाकीजुमो यानी क्राइंग बेबी फेस्टिवल, जो जापान में लगभग हर साल होता है, जहां सुमो रेसलर्स बच्चों को रुलाने के लिए कंपटीशन करते हैं। इस फेस्टिवल के पीछे जापानीज का मानना है कि जो बच्चा सबसे पहले रोता है उसे अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। अब आप में से कई लोग मेरी तरह सोचेंगे कि अगर एक साथ कई बच्चे रोने लगे तो जापानीज के पास इसका भी एक सॉल्यूशन है। अगर एक ही समय पर कई सारे बच्चे रोने लगे तो जो बच्चा सबसे जोर से रोएगा वो विनर कहा जाएगा। जापानीज हमारे ही तरह गुड मैनर्स को काफी इम्पोर्टेंस देते हैं। मे बी अदर कंट्रीज में या हमारे इंडिया में भी खाना खाते वक्त आवाज करना रूड बिहेवियर माना जाता है, लेकिन जापान में खाना खाते वक्त, स्पेशली नूडल्स खाते वक्त आवाज करना एक अच्छी बात मानी जाती है। जापानीज के अकॉर्डिंग खाना खाते वक्त आवाज करना इज अ साइन ऑफ एंजॉयिंग फूड। हम सब जानते हैं कि जापान कितना एडवांस देश है, तो इस एडवांस देश की कुछ ऐसी इन्वेंशन है जो हम अपनी लाइफ में इमोजीज। जापान में दो शब्द है जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है पिक्चर कैरेक्टर, जिसे आज हम इमोजी कहते हैं। इमोजीज सबसे पहली बार
20वीं शताब्दी के अंत में जापान में दिखाई दिए थे। सॉफ्टबैंक कंपनी, जो पहले जे फोन के नाम से जानी जाती थी, उसने 1 नवंबर 1997 में सॉफ्ट वॉकर का फोन पब्लिश किया, जो पहला मोबाइल फोन माना जाता था जिसमें पिक्टोग्राम फीचर था, जिसमें कुल मिलाकर 90 इमोजीज थे और सभी इमोजीज ब्लैक एंड व्हाइट थे। 2 साल बाद शिगेटिका नाम के एक व्यक्ति ने 12x12 पिक्सल कैनवास का यूज करके कलरफुल 176 इमोजीज का एक सेट डिजाइन किया। यूनिकोड के स्टैंडर्ड में अब 3000 से भी ज्यादा इमोजीज है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग खुशी के आंसू वाला इमोजी सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला इमोजी माना जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट स्क्वायर यानी QR कोड, जिसे क्विक इंफॉर्मेशन पाने के लिए स्कैन किया जाता है, और आजकल कैशलेस इंडिया यानी मनी ट्रांसफर के लिए भी स्कैन किया जाता है, जो लंबे समय से मौजूद है, लेकिन जापानीज ने कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान इसमें एक नया महत्व हासिल किया है। साल 1994 में मासाहिरो, जो QR कोड के इन्वेंटर है, उन्होंने कभी ये अनुमान नहीं लगाया होगा कि उनका ये इन्वेंशन वर्ल्ड चेंजिंग इम्पैक्ट बनेगा। एक बार मासाहिरो प्राचीन बोर्ड गेम खेल रहे थे जिसका नाम है गो बोर्ड के ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने क्विक रिस्पॉन्स कोड डेवलप किया, जो बारकोड की कंपैरिजन में कई ज्यादा इंफॉर्मेशन रखने में कैपेबल था। सेल्फी स्टिक स्मार्टफोन रिवॉल्यूशन का एक ऑप्शन है, लेकिन ये जितना आप सोचते हैं उससे कई अधिक समय से एग्जिस्ट करता है। इन 1983 जापानीज इन्वेंटर हिरोशी उएदा और यूजिरो मिमा ने कॉम्पैक्ट कैमरा को सपोर्ट करने वाले टेलीस्कोपिक एक्सटेंडर का पेटेंट कराया था। हिरोशी उएदा ने 2015 में एक इंटरव्यू में कहा था कि जब वे पेरिस में थे तब उन्होंने एक बच्चे से अपनी एक फोटो लेने के लिए कहा, लेकिन जब वो कैमरा से थोड़े दूर गए तो वो बच्चा वो कैमरा लेकर भाग गया, और तभी उनके माइंड में इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का थॉट आया था। सो इसी तरह एक्सटेंडर स्टिक यानी सेल्फी स्टिक का इन्वेंशन हुआ। कार नेविगेशन सिस्टम, जो कार चलाते वक्त आपके लोकेशन और आप कहां जाना चाहते हैं, इन सभी बातों को चेक करने के लिए यूजफुल है, जो एक्चुअल में जापान द्वारा इन्वेंट किया गया है। साल 1981 होंडा कंपनी द्वारा वर्ल्ड की फर्स्ट कार नेविगेशन सिस्टम को डेवलप किया गया था। उस टाइम पे GPS जनरली अवेलेबल नहीं था और कहा जाता है कि इस सिस्टम का यूज करना आसान नहीं था, क्योंकि यूज करने से पहले करंट लोकेशन को करेक्टली सेट करना जरूरी था। हालांकि बाद में GPS के साथ कार नेविगेशन सिस्टम को अपडेट किया गया और आजकल कार नेविगेशन सिस्टम काफी तेजी से फैल रही है। कार नेविगेशन सिस्टम कार ड्राइवर्स के लिए सबसे जरूरी डिवाइस में से एक है। DVD और ब्लू रे डिस्क का डेवलपमेंट अमेरिका में हॉलीवुड इंडस्ट्री से लो प्राइस वाले ऑप्टिकल डिस्क डेवलपमेंट करने की डिमांड के साथ स्टार्ट हुआ, जो हाई क्वालिटी के साथ सिंगल फिल्म की कैपेसिटी को स्टोर कर सके। स्टार्टिंग में सोनी और फिलिप्स, जो उस समय CD स्टैंडर्ड में लीड कर रहे थे, इसके बीच तोशिबा, जिन्होंने पहले ही एक न्यू ऑप्टिकल डिस्क का डेवलप स्टार्ट कर दिया था, और उन्होंने मत्सुशिया इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रियल से कोलैबोरेशन मांगा, जिनके पास स्ट्रॉन्ग वीडियो डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी थी, और उन्होंने अपनी खुद की ऑप्टिकल डिस्क डेवलप की। सालों बाद सोनी कंपनी ने ब्लू रे डिस्क डेवलप करने का डिसाइड किया, जो DVD के कंपैरिजन में ज्यादा कैपेसिटी वाली थी। आजकल इंटरनेट स्ट्रीमिंग के कारण DVD और ब्लू रे डिस्क का यूज कम हो सकता है, लेकिन इन सबसे पहले DVD और ब्लू रे डिस्क बार बार फिल्म्स एंड कार्टून देखने के लिए काफी यूजफुल थी। I hope you guys are enjoying the inventions and facts about Japan. So इसी होप के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। Thanks for joining me on this journey. Until next time, stay tuned and take care of yourself.